दोस्त, मैं शारदा पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। दोस्त, हम लोग एडिटोरिया का जो है वो सेट कर रहे हैं और सेट के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ उसके जो एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको भी करते जा रहे हैं ताकि अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो हम लोग करने में सक्षम रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया? तो ये जापान को सब पीछे छोड़कर भारत जो है वो दुनिया का थर्ड सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया। तो प्रश्न ये उठता है कि ये हमको पता कैसे चला, क्योंकि इसमें किसी रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया गया है। तो देखिए, ये रिपोर्ट, इसमें दो रिपोर्ट आए हैं अभी, एक तो अप्रैल में, दूसरा जुलाई में। तो दोनों को हम लोग देख लेते हैं। दोनों में एक्चुअली एक ही जैसा लगभग रिपोर्ट है। तो जो जुलाई में आया है वो है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी रिपोर्ट 2025, और जो अप्रैल में था वो था अंबर थिंक टैंक के द्वारा जारी किया गया था इलेक्ट्रिक रिव्यू 2025। तो उसके तहत बोला गया है कि इसमें हम लोग तीन चीज़ देखेंगे मेनली। सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश, दूसरा हम लोग देखेंगे भारत का स्थान, और तीसरा हम लोग देखेंगे कि भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो पहला जो है वो है सौर उत्पादन, उसमें शीर्ष स्थान कौन सा है? चाइना का है पहला, दूसरा यूएसए का है और थर्ड जापान का था, जहाँ की जापान को भारत रिप्लेस करके अब थर्ड भारत का हो गया है। तो जैसे हमने देख लिया, भारत का स्थान थर्ड हो गया है, किसको पीछे छोड़ के? जापान को पीछे छोड़ के। पवन ऊर्जा में भी भारत जो है वो फोर्थ स्थान पे है। और आप लोग बताइएगा, ओवरऑल जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें भारत का स्थान कैमा है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार का लक्ष्य है कार्बन जीरो इमिशन को प्राप्त करना। कब तक? 2070 तक। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत सरकार कार्बन इमिशन को शून्य करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा है? 2070 तक के लिए। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था इसमें कि सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला, सबसे अधिक उत्पादन करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? तो वो है राजस्थान। चलिए, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन में ही सारे एक्सप्लेनेशन है, इससे ज़्यादा हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बोल रहा है, ये एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री नीरा योजना। तो उसमें बोल रहा है कि नीरा के फर्मेंटेशन को, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, नीरा के फर्मेंटेशन को रोककर, इसमें एक टर्म है नीरा के फर्मेंटेशन को रोककर आप क्या कर सकते हैं? फर्मेंटेशन अगर नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं? तो इससे क्या होगा? शुद्ध और स्वस्थ वर्धक उपयोग को सुनिश्चित करना इसका पहला लक्ष्य है, जो कि बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बिल्कुल सही है। और तीसरा बोल रहा है कि यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक तारी सीजन के लिए लागू की गई है और जीविका के साथ मिलकर इसको क्रियान्वित किया जाएगा। तो ये तीनों सही है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने क्या सीखा। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जब शराबबंदी के बाद जो बेरोजगार हो चुके लोगों हैं उनको रोजगार देना, नीरा उत्पादन की दृष्टि से पहला। दूसरा है कि इसका नीरा फर्मेंटेशन को से रोकना और फर्मेंटेशन को रोककर जो शुद्ध और स्वस्थ वर्धक नीरा है वही लोगों तक पहुंचाना। तीसरा इसमें बोला गया है, प्रावधान है कि इसकी निगरानी कौन करेगा? उत्पादन को और बिक्री का मद्य निषेध विभाग के अधिकारी। और इसमें जो चौथा पॉइंट है, इस योजना को कब से कब तक लागू किया है? अप्रैल से जुलाई 2025 नीरा के सीजन के लिए। और इसमें इसका जो किसके साथ मिलके इसको क्रियान्वित किया जाएगा? जीविका दीदी। जैसा आप लोग जानते होंगे, मान लीजिए एक पेड़ है तारी का, ठीक है, इस पे कोई एक पर्टिकुलर समूह या समुदाय के लोग जनरली तारी का उत्पादन करते हैं। इन्होंने एक डब्बा लगाया, डब्बा में इन्होंने तारी निकाल लिया। अगर ये जैसे सुबह तारी निकाल लिए और इस तारी को सेल कर दिए तब तो ठीक है, बट ये अगर छोड़ देते हैं दिन भर के लिए तो इसमें बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। जब बैक्टीरिया हो जाता है, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, जब एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है
तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा, और जब ये फर्मेंटेशन हो जाएगा तो ये एल्कोहल बन जाएगा, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो यही इसमें कहा गया है कि आप नीरा के फर्मेंटेशन को रोकिए। तो ये ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि भारत ने 2025 पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के साथ मनाया। तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ग्रह बनाम प्लास्टिक जैसा कुछ था ही नहीं। ये जो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये एक्चुअली इसमें ये गलत आंसर दिए हुए हैं। तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो था 5 जून, जब हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, उसका थीम था। पृथ्वी दिवस का थीम नहीं था। भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए राष्ट्रीय नीति तो नहीं लागू किया है, बट योजना जरूर लागू किया है। तो ये दोनों ही आंसर गलत है। हम लोग देख लेते हैं पृथ्वी दिवस के बारे में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पहला 22 मार्च को। इसका उद्देश्य क्या है? इसके 2 उद्देश्य है एक्चुअली, है एक ही उद्देश्य, लोगों में जागरूकता फैलाना, बट 2 चीज़ के प्रति, एक पर्यावरण के प्रति, दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल हम जो गोल है या सतत विकास के लिए, एक्चुअली सतत विकास में एक व्यापक संकल्पना है जिसको लोगों में जागरूक करना। और इस बार का जो थीम था वो था हमारी शक्ति हमारा ग्रह। क्या थीम था? हमारा शक्ति हमारा ग्रह। तो ये याद रखिएगा। और बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन जो एक्चुअली थीम था वो है विश्व पर्यावरण दिवस, जो 5 जून को मनाया जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 6। तो आपको याद रखना है कि दस्तलिक 6 किन 2 देश के बीच सैन्य अभ्यास है? एक्चुअली संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। इसका आयोजन कहाँ किया गया? दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो है पुणे और महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में इसको आयोजित किया गया। तो दस्तलिक जो है वो भारत उज्बेकिस्तान की संयुक्त सैन्य अभ्यास है और यह पुणे में मनाया गया है। तीसरा जो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि अप्रैल 2025 में नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, मतलब जो आपका फैटी लीवर होता है वो 2 चीज़ से होता है, एक एल्कोहल से होता है, एक नॉन एल्कोहल। अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो भी आपको फैटी लीवर हो जाता है। तो उसका रीज़न होता है फैट पे वसा जमा हो जाता है, जो कई कारणों से होता है। आजकल जीवन शैली से रिलेटेड ज़्यादा है, खान पान, सोने का तरीका, व्यायाम ना करना। तो इन सब के कारण क्या होता है, शरीर मोटा हो जाता है और जो फैट है वो लीवर पे जमा हो जाता है, जिससे हमारा लीवर फैटी हो जाता है, जो कि बहुत ही ख़राब है। उसके लिए एक स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया गया है, वो रांची में। तो ये याद रखिएगा। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन था कि भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया? तो ये MEITY यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय पहला, दूसरा सर्टिन, तीसरा सीसा, ये तीनों के ही माध्यम से किया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 है क्या, इसका क्या उद्देश्य है और ये किन क्षेत्रों के लिए ये शुरू किया गया है। तो डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट जो है वो शुरू किया गया है फाइनेंस सेक्टर के लिए। फाइनेंस सेक्टर में बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, या अन्य कोई भी फाइनेंस सर्विस होता है, सभी के लिए डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट शुरू किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है साइबर सुरक्षा को मजबूत करना। जैसे अभी आप देखते होंगे बैंकिंग सेक्टर, इवन हर सेक्टर में जो साइबर फ्रॉड है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करना इस रिपोर्ट का उद्देश्य है। और इसको जारी किया है एक्चुअली 4 संस्थान मिलकर, एक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय पहला, दूसरा सर्टिन, तीसरा फिन और चौथा विश्व सुरक्षा कंपनी जिसका नाम शीशा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर अमित शाह ने बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए योजना का उद्घाटन किया? तो ये 800 करोड़ रुपए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। इसमें हम लोग देखेंगे ये कब मनाया गया और अमित शाह ने बिहार के विकास के अलावा अन्य किन चीज़ों का उद्घाटन किया। क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि सहकारिता डिपार्टमेंट का इस बार सबसे ज़्यादा सीट है, तो सहकारिता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस
2025 ये मनाया गया 5 जुलाई को। इसका जो दूसरा थीम था वो था सहकारिता समिति, एक बेहतर विश्व का निर्माण करना। जैसे आप देखते होंगे जो सहकारिता विभाग भारत का है उसका भी वही है, सहकार से समृद्धि तक। और तीसरा जो इसमें हम लोग को याद रखना है, यूएन ने 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस था उसमें अमित शाह ने पहला कि बिहार के विकास के लिए 800 करोड़ दिए, और दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत का सबसे पहला सहकारिता विश्वविद्यालय का उद्घाटन अमित शाह ने किया। तो अमित शाह ने कहाँ किया? गुजरात में। गुजरात के कहाँ? सानंद में। और उसका नाम क्या है? त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय। तो एकदम से इसको याद रखिएगा कि त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है? गुजरात में। इसका उद्घाटन किसने किया? अमित शाह, क्योंकि सहकारिता मंत्री वही है। और आप लोग बताइएगा कि संविधान में सहकारिता के लिए कहाँ पे प्रावधान किया गया है, जरूर बताइएगा। और इसका नाम है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, इसको याद रखिएगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल में ही अपने संबद्ध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित किया है, निर्देश दिया है, वो है CBSE। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर बोर्ड की स्थापना का निर्देश किसने दिया है? CBSE के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल के बच्चे या इवन कोई भी चीनी का बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इंटेक कर रहा है। जैसे चॉकलेट के माध्यम से, जैसे खाना के बाद लोग डेजर्ट फूड खाता है, तो उसमें तो इन सब पे बिल्कुल कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत चीनी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है। आगे नहीं जाएंगे, यही स्टॉप करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। तो इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी याद रखने को नहीं है। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि DRDO ने अप्रैल 2025 में रुद्रम सेकेंड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो एकदम सही है। और इसमें दूसरा ऑप्शन है, यह भारतीय नौसेना के लिए किया गया, तो ये बिल्कुल गलत है। भारत का पहला एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। रुद्रम सेकेंड मिसाइल जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है। तो हम लोग को रुद्रम सेकेंड के बारे में और भी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि भारतीय नौसेना का नहीं है तो यह किसका है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। रुद्रम सेकेंड को पहला विकसित किसने किया? DRDO ने। यह पूर्ण रूप से DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, किसी भी देश का सहायता नहीं लिया गया है। और इसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे सुखोई MK-01 से प्रक्षेपित किया जा सकता है। तीसरा, ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। जैसे ये एयर टू सरफेस हुआ, मतलब हमारा जो वायु रक्षा प्रणाली है उसको बहुत ही स्ट्रांगली जो है वो सपोर्ट करेगा। और ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन का मतलब हुआ किसी भी दुश्मन देश का रडार या कोई भी जो जासूसी चीज़ें गुजर रही होगी तो इस पे अटैक करने के लिए तो इसको पता चल जाएगा। कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी जो वस्तु कोई अपना रेडिएट करती है उसको वो पहचान जाएगी और ये अपना रास्ता बदल लेगी। और जो इसका लक्षित जहाँ पे इसको टारगेट करना है वहाँ टारगेट करने में सक्षम होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रुद्रम सेकेंड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, पूर्ण रूप से स्वदेशी निर्मित है और इसको DRDO ने विकसित किया है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेंट डार्लिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्रदान किया? तो इंग्लैंड। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है। सुदर्शन पटनायक किस कला के उत्कृष्ट कलाकार हैं? रेत कला के। पहला। दूसरा हो गया कि फ्रेंड डार्लिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार किनको प्रदान किया गया है? सुदर्शन पटनायक को। कहाँ किया गया है? इंग्लैंड में। तो ये 3 चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? S जयशंकर। और टेक्नोलॉजी समिट का उद्देश्य भी है जो भी नए टेक्नोलॉजी आते हैं उनका नवाचार करना, अनुसंधान करना और लोगों को उनके बारे में जागरूक करना। तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना था। जो अगला क्वेश्चन है, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन
2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? वो बांग्लादेश है। बिम्स्टेक के बारे में कल भी हम लोग पढ़े थे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है प्रोजेक्ट कूपर। तो प्रोजेक्ट कूपर के बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले है कि प्रोजेक्ट कूपर को किसने लॉन्च किया है? तो पहला अमेजन ने। दूसरा, ये क्या है? सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है। तीसरा, इसका क्या उद्देश्य है? लक्ष्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है या लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना और इसको बेहतर तरीके से या सुचारू ढंग से क्रियान्वित कर सके। तो इसके लिए इन्होंने लो अर्थ ऑर्बिट में 3232 उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या देखा हम लोगों ने प्रोजेक्ट कूपर में? यह किसकी योजना है? अमेजन की। ये किस लिए शुरू किया गया है? ये जो है वो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है। इसका क्या उद्देश्य है? तो पूरे विश्व में जो है इंटरनेट सेवा को करना और इसको बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जा सके, यानी जो सैटेलाइट के माध्यम से संचार को बेहतर तरीके से किया जा सके, इसके लिए इन्होंने क्या किया है? इसके लिए इन्होंने लो अर्थ ऑर्बिट में 3232 सैटेलाइट को तैनात किया है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो वो बिहार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस शहर में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो न्यूयॉर्क। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किस शहर ने 14 अप्रैल 2024 को BR अम्बेडकर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो न्यूयॉर्क है। जो अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है? कजाकिस्तान में। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि दुर्लभ मृदा धातु है क्या? आपको एग्जाम में पूछ देगा दुर्लभ मृदा धातु क्या है, इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो आपको दुर्लभ मृदा धातु के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जो रेयर अर्थ मेटल जिसको आप कहते हैं, यह एक्चुअली 13 तत्व होता है, इसमें एलिमेंट होता है, जिसमें मुख्य रूप से 3 को आप ध्यान रखिएगा, थैलेनाइड, एस्कैडियम और थ्रेटियम। तो ये 3 तत्व को आप याद रखिएगा। एक्चुअली इसको रेयर अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? रेयर अर्थ मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो तत्व होते हैं वो पृथ्वी पर तो बहुत आसानी से मिलते हैं, बट इनका जो खनन होता है या इनका जो निकालना होता है वो आर्थिक रूप से उतना बहनीय नहीं होता, इसलिए इसका नाम रख दिया गया रेयर अर्थ मेटल। मतलब ऐसा मेटल जो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसका जो गुण होता है यह अद्वितीय, इसमें चुंबकीय गुण होता है, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है, फोटो केमिकल इफेक्ट भी होता है। इसका जो क्वथनांक होता है बहुत ऊंचा होता है, इसका गलनांक भी बहुत ऊंचा होता है। जब आप पढ़ते होंगे धातु और अधातु तो उसमें देखते होंगे कि धातु के कुछ भौतिक गुण होते हैं, कुछ केमिकल गुण होते हैं। तो वैसे ही इसके जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट इसका बहुत स्ट्रांग होता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक भी करता है, फोटो केमिकल इफेक्ट भी करता है। इसका क्वथनांक और गलनांक बहुत हाई होता है, इसलिए इसका यूज हरित प्रौद्योगिकी में किया जाता है, जैसे सोलर पैनल बनाने में, जैसे विंड का जो टनल बनाया जाता है उसमें। दूसरा है इसका यूज जो हाई टेक्नोलॉजी होता है उसमें भी किया जाता है, जैसे मोबाइल फ़ोन में, जैसे कंप्यूटर में। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रौद्योगिकी का बीज। तो जो रेयर अर्थ मेटल होता है उसको कहा जाता है प्रौद्योगिकी का बीज। तो ये याद रखिएगा आप लोग, रेयर अर्थ मेटल क्या है। जो अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता, किसने? नीरज चोपड़ा ने। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं याद रखना है। विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है, तो ये किसने किया है? ESA ने। तो आपको बस इसमें ये एक रखना है कि विश्व के वनों का मानचित्रण, समझ रहे हैं? जितने वन है, जैसे अपने यहाँ भी होता है, जो इसरो है वो 2 तरह का सैटेलाइट लॉन्च करती है। एक जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट और दूसरा जो है रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट हैं जो
भारत के जल संसाधन का, वन संसाधन का, जैसे अभी देखे होंगे इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है, उसमें इंडियन किसका यूज़ किया गया है सैटेलाइट का, आप लोग बताइएगा। मैं पढ़ाई हूँ उसको, आप लोग सुन सकते हैं। तो बस याद रखिएगा कि जो बायोमास मिशन है वो क्या है, विश्व के वनों का मानचित्रण करना, और ये किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है, ESA ने। ये आप लोग बताइए रॉसकॉस्मोस किसकी है, क्योंकि अगर आप 63rd का क्वेश्चन देखेंगे तो वो फ्रांस के स्पेस एजेंसी का नाम पूछ लिया है। तो हम लोग देख लेते हैं विभिन्न देश के जो एजेंसी है उसका क्या नाम है। जैसे देखिए जो स्पेस एजेंसी और देश है, जैसे हम लोगों ने देख ही लिया बायोमास मिशन जो है वो किस चीज़ के लिए है, वनों का मानचित्रण करने के लिए, और इसको यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। तो इसरो भारत का है, ESA यूरोप का है, नासा अमेरिका का है, रॉसकॉस्मोस रशिया का है, CNES ये फ्रांस का है, और जाक्सा जापान का है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि कई बार स्पेस एजेंसी का नाम पूछता है या किस देश की स्पेस एजेंसी है। तो अगला क्वेश्चन जो है, द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियन, इसको हमने विस्तृत में बताया है पिछले क्लास में, तो वो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। भारत 83 स्वर्ण सहित 87 पदकों के साथ प्रथम पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, ये बात सही है। चैंपियनशिप बैंकॉक और थाईलैंड में आयोजित की गई, ये गलत है। आप लोग बताइएगा कहाँ की गई। जो अगला क्वेश्चन है वो बिहार की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 23 अप्रैल 2025 को शौर्य दिवस, एक तो आपको बताना है शौर्य दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और इसमें पहली बार बिहार में सूर्य किरण एरोबैटिक शो किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे पूछ देगा सूर्य किरण एरोबैटिक शो किस दिवस पर किया गया, शौर्य दिवस, पर्यावरण दिवस, गणतंत्र दिवस। तो आप ध्यान दीजिएगा ये शौर्य दिवस पे किया गया, और ये शौर्य दिवस पे वीर कुंवर सिंह की जयंती पे किया गया था, और यह एक एयर शो था जिसको किया था सूर्य किरण टीम के द्वारा, और यह संयुक्त रूप से भारतीय वायुसेना और भारत सरकार के साथ मिलकर किया गया था। तो ये एकदम ध्यान रखिएगा, सूर्य किरण एरोबैटिक शो किनके द्वारा किया गया था, बिहार सरकार भारतीय वायुसेना के द्वारा। किस दिवस पे किया गया था, शौर्य दिवस पे किया गया था। शौर्य दिवस क्यों मनाते हैं, ये वीर कुंवर सिंह की जन्म दिवस पे मनाते हैं। तो ये याद रखिएगा, और इसका आयोजन पटना में किया गया, ये भी याद रखिएगा। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है कि हाल में UIDAI किस राज्य को मतलब 2 श्रेणी के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है। तो ये मेघालय, इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी, तो कोको गॉफ बनी है। तो अब इसमें कई बार क्या होता है ना, आपको पूछ देगा कि कहाँ की थी। फ्रेंच ओपन महिला एकल विजेता जो है वो बनी है बारबोरा क्रेजिकोवा, ये चेक गणराज्य की है, और ऑस जैस्मिन पाओलनी इटली की है। पुरुष में इसमें जीता है आपका ओपन में कार्सो अल्कराज जो स्पेन के हैं, और जैनिक सिनर इटली के हैं जो विजेता रहे हैं। तो ये आप याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा कहाँ किया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पटना में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम कल ही हम बताए हैं पूरा, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। एक्चुअली इसमें 2 पॉइंट हैं जिसको याद रखने वाली है। अगर पूछेगा लोगों का अनावरण किसने किया, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, बट खेलो इंडिया यूथ गेम का उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री ने किया। और इसमें बस याद रखिएगा शीर्ष स्थान किसको मिला, और बिहार का कैमा स्थान है, और बिहार ने कितने पदक जीते। तो ये था, याद रखिएगा आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्लीज़ मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि ये मैक्सिमम लोग तक पहुंच सके। और अगर ये PDF लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देते हैं टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर बहुत जल्द। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।